मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रज़ाई में दुबक के सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी ठंड हो गई है। आसपास की पहाड़ियों में एक्चुअली बर्फ़बारी शुरू हो गई है अच्छे से, तो इसलिए यहाँ भी ठंड बढ़ गई है, देहरादून में भी ठंड बढ़ गई है। और बस आज का रूटीन सिंपल ही रहेगा। घर में ही हूँ क्योंकि अब मुझे इवेंट की तैयारी करनी है। तो कल रात को भी मैं काफ़ी देर से सोई हूँ। कल रात को मैंने 5 किलो खजूर रोल बनाए। अभी सुबह भी मुझे अराउंड 5 किलो बनाने हैं और फिर रात को भी अराउंड उतने ही बनाने हैं। तो बस पूरा दिन यही चलता रहेगा। हाँ, आज माँ की जो होम्योपैथिक दवाई मुझे नहीं मिली थी ना, वो भी लेकर आना है। देखती हूँ, काफ़ी दूर है वो जगह जहाँ पे दिखा रहा है कि वो दवाई अवेलेबल है, नेहरू कॉलोनी में। तो वैसे सपना मौसी ने भी बोला है कि वो भी चेक करेंगी, अगर उनको मिल गया तो वो लेकर आएंगी, उनको नहीं मिला तो फिर मैं जाऊंगी। तो बस यही रहेगा आज का रूटीन। हाँ, उसके अलावा आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने आप लोगों के सामने पलटने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ बताइए आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपने आर्मी कब ज्वाइन की और आर्मी में आपकी जर्नी कैसी रही। तो वही सब चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो अपने बारे में काफ़ी कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा बचपन कहाँ बीता, मैंने स्कूलिंग कहाँ से की, अपने स्कूल टूर भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ और अपनी आर्मी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर भी आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, तो बस बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल तो अपनी चाय एंजॉय कर लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर आखिरी में अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चीयर्स। और ये देखिए कौन आया है सुबह सुबह हमारे घर में। एक्चुअली कल तो मुझे होम्योपैथी जो माँ की दवाई थी वो नहीं मिली, तो सपना मौसी कहीं से ढूंढ कर लेकर आई हैं, तो अभी छोड़ने आए हैं दवाई। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सबको अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप किधर? तो माँ की दवाई फाइनली मिल गई मुझे। तो कल मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली, तो सपना मौसी जहाँ से लेती है ना होम्योपैथी दवाई, तो वहीं से सपना मौसी दवाई लेकर आई है। गोली वाली 2 बनवा दी है। बैठिए ना। ये लिक्विड वाली है। चाय चाय तो पी लो। तो सपना मौसी जा रही है। आज रहने से अच्छा होता है। मैं तो कह रही हूँ कि लंच करके जाओ। आज सपना मौसी के जो शादी के लिए मेहमान आए थे बाहर से, वो लोग जा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं रुक पा रही हैं। आप आराम कीजिए। हाँ, फिर आएंगे दोबारा, है ना? फिर मिलेंगे दोबारा। बाय बाय अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू। Many unbearable hours later. तो सपना मासी की बड़ी ननद की बेटी की जो शादी हुई थी, वहाँ से ये मिठाई और मठड़ी वगैरह आए हैं। लड्डू भी है, मीठा पारा भी है, बालूशाही भी है, सब कुछ है। अच्छा, माँ को ना डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया, तो मैंने कहा माँ आपको नहीं दूंगी, तो माँ कहती नहीं हमें बालूशाही बहुत पसंद है, एक बालूशाही तो हम खाएंगे। तो ये बालूशाही आधा खाएंगे, आधा दूंगी, लेकिन मैं हाँ एक नहीं दूंगी, आधा दूंगी। अच्छा, माँ के बारे में एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। माँ पहले 2 जनवरी को लखनऊ वापस जा रही थी। ऑलरेडी उनकी सारी बुकिंग वगैरह हो चुकी थी, टिकट बुकिंग वगैरह हो चुकी थी। तो अभी माँ इस 18 को जा रही है, 18 दिसंबर को, मतलब 8 दिन के बाद। और ये चेंजेस हमें इसलिए करने पड़े क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 और 22 तारीख को लंढौर मेला है और वहाँ मेरा स्टॉल लगने वाला है। और लंढौर एक ऐसी जगह है जो थोड़ा हाइट में है और ठंड होगी, अब ठंड काफ़ी बढ़ भी गई है यहाँ पे। और वहाँ पे ना लंढौर में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, तो हम माँ की हेल्थ के साथ फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पहले तो जब माँ की तबीयत ये ख़राब नहीं हुई थी ना, तब हमने ऑलरेडी पूरा प्लानिंग कर रखी थी। 2 गेस्ट रूम्स वहाँ पे बुकड भी थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। अभी 18 को मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मेरी बेटी भी आने वाली है 15 को, पीयू। तो हमने यही प्लान किया था कि सब साथ जाएंगे इस मेले में, और मेरा इवेंट भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। तो ये सोचकर हमने 2 गेस्ट रूम्स वहाँ पे बुक कराए थे। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल में माँ की तबीयत खराब हुई ना, तो उसके बाद हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं माँ की हेल्थ के साथ। एक तो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो माँ को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, और दूसरा वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो अगर कोई तबीयत खराब हुई ज़्यादा तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस करके हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो बस इसलिए माँ को थोड़ा जल्दी हम वापस भेज रहे हैं लखनऊ। लेकिन माँ जल्दी ही वापस आएंगी। मेरा इस इवेंट में जाना ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है मैं भर चुकी हूँ, तैयारियाँ सारी कर चुकी हूँ। तो बस यही अपडेट है जो आप लोगों को देनी थी। मेरे हस्बैंड अभी 18 को पहुँच रहे हैं, तो वो माँ को छोड़कर आएंगे पहले लखनऊ, उसके बाद फिर हम लोग ये लंढौर वाले इवेंट के लिए जाएंगे। तो ये एक अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। फिलहाल माँ रेस्ट कर रही हैं, थोड़ी देर में उठती हैं तो माँ को आपसे मिलाती हूँ। तो ये शाम की चाय बिल्कुल तैयार है, ये माँ की चाय है। तो चलिए माँ को चाय देते हैं, उनकी तबीयत की अपडेट भी आपको देती हूँ उन्हीं के मुँह से। चलिए
माँ हेलो बोल दो सबको। हेलो। और अपनी तबीयत के बारे में बताओ। रुको मैं लाइट जलाती हूँ पहले। चाय लो, हाँ, चाय लो, तो आराम से पकड़ना। अब माँ अपनी तबीयत के बारे में बताएंगी आपको। अभी तो कल से तो बहुत ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ अभी माँ को चक्कर भी नहीं आ रहे हैं और शर्मिला इतना सेवा किया हमको। और मैंने बता दिया है कि माँ जल्दी वापस जा रही हैं। अच्छा बोल दिया। हाँ पहले तो सोचा था कि जब तक तबीयत खराब नहीं थी तो हमने तो ऑलरेडी 2 गेस्ट रूम बुक कराए हुए थे, लेकिन तो पहले यहाँ ये तबीयत खराब होने की वजह से थोड़े से चेंजेस आ मैं गए। फिर आऊंगी। माँ फिर आएंगी। हाँ माँ ने प्रॉमिस किया है कि माँ फिर आएंगी जल्दी, तो फिर आप लोग से फिर मिलेंगे। हाँ फिर मुलाकात होगी। अभी तो है माँ, 1 हफ्ते हैं यहाँ पे, तब तक मिलते रहेंगे और फिर वापस आएंगी माँ जल्दी। चलो माँ चाय पी लो। Many unbearable hours later. अच्छा माँ को डिनर देने के बाद मैं यहाँ कमरे में आ गई हूँ। माँ डिनर करके सो जाएंगी और आज मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग्स में कई लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे कि प्लीज़ आप बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से किया और आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने आर्मी कब ज्वाइन की और आर्मी में आपकी जर्नी कैसे रही। तो यही सब बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज मैंने दिन का व्लॉग जो था वो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मैंने सोचा चलिए इसी टॉपिक को लेकर थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के साथ की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बचपन से। तो मेरी पैदाइश देहरादून की ही है। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ और मेरी स्कूलिंग भी देहरादून में ही हुई है। और मैंने अपनी स्कूलिंग KVFRI यानी कि केंद्रीय विद्यालय FRI से की है, जो कि पंडितवाड़ी में है। और मैं 1st से लेकर 12th तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो यही वजह है कि इस स्कूल से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने स्कूल पक्का जाती हूँ। तो मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, अपने स्कूल का टूर दिया था मैंने आप लोगों को। अगर वो व्लॉग आप लोगों से मिस हो गया है तो उसका लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। तो डिटेल में मेरे स्कूल के बारे में आपको उस व्लॉग में पता चल जाएगा। तो मैं अपने स्कूल में एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थी। स्कूल टाइम में बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थी और पढ़ाई में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया थी। और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी। मैं जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो रेसिटेशन कंपटीशन हो। तो हर तरह के प्रोग्राम्स में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थी। तो मैंने स्टेट लेवल तक भी खेला है खो खो। ठीक है, खो खो उस समय मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। तो मैं खो खो में मैंने स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया है और उसके अलावा मैं स्काउट एंड गाइड में भी थी। तो स्कूल टाइम में मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी और इसी वजह से मुझे स्कूल कैप्टन चुना गया था। और उस समय ना इलेक्शन होता था, स्कूल कैप्टन के लिए इलेक्शन होता था। जितने भी स्कूल के टीचर्स थे और जो हर क्लासेस के प्रीफेक्ट्स थे और हाउस कैप्टन्स थे, उनका वोट लिया जाता था। तो वो लोग जो यूनानिमसली जिसको चूज करते थे वो स्कूल कैप्टन बनता था। तो मुझे वोटिंग के द्वारा स्कूल कैप्टन चुना गया था। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। उसके अलावा मैं अपनी हाउस की कैप्टन भी थी और अपनी क्लास की प्रीफेक्ट भी थी। तो बस स्कूल का टाइम तो मेरा बहुत ही मेमोरेबल टाइम था, मतलब बेस्ट टाइम था मैं कह सकती हूँ। अभी तक की मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम जो है वो स्कूल टाइम था। अच्छा, स्कूल से पास आउट होकर फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, DBS दयानंद विजेंद्र स्वरूप कॉलेज, जो कि सर्वे रोड पर है। और मैं साइंस स्टूडेंट थी तो मैंने CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट लिया था। तो मैंने अपने BSc जो है वो दयानंद विजेंद्र स्वरूप कॉलेज से किया है। और कॉलेज में भी मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी रही। कॉलेज में भी मैं पढ़ाई में काफ़ी ठीक ठाक थी और उसके अलावा वहाँ पे भी मैं कॉलेज फेस्टिवल्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी। और कॉलेज के फाइनल ईयर में मुझे मिस सीनियर चुना गया था। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आर्मी कैसे और कब ज्वाइन की। तो जब मैं फाइनल ईयर में थी ना BSc के, तो हमारे एग्जाम्स आने वाले थे और एग्जाम्स के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। और मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तो मुझे ये था कि मेडिकल के एग्जाम्स मुझे देने हैं, जितने भी मतलब कॉलेज के बाद BSc के बाद मुझे मेडिकल के सारे एग्जाम्स देने थे। तो वो फॉर्म्स वगैरह लेने हमें जाना था। तो हम 4 लड़कियों का ग्रुप था। तो हम चारों कॉलेज के बाद गांधी रोड है देहरादून में एक, जहाँ पे कि सारे बुक स्टोर्स हैं, जहाँ पे कॉलेज के सारे बुक्स वगैरह और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनके फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं। तो हम वहाँ गए, कॉलेज खत्म करने के बाद वहाँ गए। तो मैं कॉलेज फॉर्म्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स थे वो चेक कर रही थी। तो मेरी नज़र पड़ी वुमेन्स स्पेशल एंट्री स्कीम। तो मैंने वो भैया से पूछा, बुक स्टॉल वाले भैया से पूछा कि भैया ये क्या है।
तो उन्होंने कहा अरे लड़कियों को भी अब आर्मी में लेने लग गए हैं, मतलब लड़कियों का इंडक्शन शुरू हो गया है एज आर्मी ऑफिसर्स। तो मैंने बोला कि, तो मुझे लगा कि शायद उनको कोई गलत फहमी हुई है, ये शायद वो मेडिकल एएमसी मेडिकल में तो काफ़ी टाइम से है ना लेडीज़ आर्मी में, तो मुझे लगा शायद ये वही होगा, मेडिकल कोर वालों का होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रेगुलर आर्मी में भी अब लड़कियों को लेना शुरू कर दिया है। ये मतलब एक बैच शायद ऑलरेडी एसएसबी के लिए जा रहा है और ये दूसरे बैच का फॉर्म है जिसके कि ये फॉर्म भरना है अभी, अगर आप जाना चाहते हैं तो, एंट्री लेना चाहते हैं तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी हम चारों ने वो फॉर्म उठा लिया। मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म तो लिया ही लिया और इसका भी फॉर्म ले लिया। घर में किसी को नहीं बताया कि दिमाग में क्या चल रहा है या क्या है। मुझ में तो बचपन से क्यूरियोसिटी थी, मतलब था कि मुझे अगर एज ए करियर ऑप्शन कभी सोचा नहीं था कि लड़कियों के लिए भी कभी ये आएगा एज एन ऑप्शन कि आप एज ए करियर इसको चुन सकते हैं आर्मी में। लेकिन जब वो मौका हाथ में आया तो मैंने बोला चलिए देखा जाएगा। तो हम चारों ने कॉलेज के बाद जाकर वहीं पे फॉर्म भरा वो, और जो जीपीओ है, जो हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस है घंटाघर के पास, वहाँ जाकर अपने फोटो अंदर डाल के वो पोस्ट भी कर दिया और फिर घर आकर मम्मी को बताया। तो मम्मी वो शॉक्ड, मेरी मम्मी तो शॉक में आ गई कि ये क्या चीज़ है, तुमने हमसे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, कैसे अपने आप भर लिया, ये वो। मैंने कहा मम्मी आने तो दो, देखा जाएगा, अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया केवल 25 लड़कियां चुनी जानी थी। मतलब लाखों एप्लीकेंट्स थे और उसमें से केवल 25 लड़कियां चुनी जानी थी इस ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो केवल फॉर्म भरा है, अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। एनीवेज उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होगी तैयारी, क्या करनी है तैयारी, कुछ नहीं पता था। हाँ, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा, जब मेरा एसएसबी जो था वो इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड था, तो जब मैं एसएसबी के लिए मेरा कॉल आ गया तो मेरा प्लस पॉइंट शायद ये रहा कि मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो था उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितने भी फिजिकल टेस्ट थे उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितने भी ऑब्स्टिकल्स वहाँ पे करने थे वो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और क्योंकि मैं काफ़ी सारे डिबेट्स, क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी स्कूल टाइम में, तो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट था, इंटरव्यू था, रिटन टेस्ट था, वो भी मैंने बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया और मेडिकल भी मैंने आराम से क्लियर कर लिया। तो मुझे लगता है कि जो स्कूल में मेरा टाइम रहा ना, जो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जिन चीज़ों में, उसका मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला अपने एसएसबी में। तो बस जब मैंने ये एसएसबी का मेरा हो गया, उसके बाद भी मुझे श्योर नहीं था, क्योंकि उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बननी थी और जितनी लड़कियां सेलेक्ट की गई थी ऑल ओवर इंडिया, उसमें से केवल 25 लड़कियों को ही ओटीए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था। तो काफ़ी दिमाग में एप्रीहेंशन थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। इतनी सारी लड़कियों ने क्लियर किया है एसएसबी, उसमें से मेरा कहाँ नंबर आएगा, वो सब श्योरिटी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, वापस आकर एसएसबी से वापस आकर मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। एमएससी केमिस्ट्री में मैंने एडमिशन ले लिया और मेरी क्लासेस भी शुरू हो गई। और क्लासेस शुरू हुए 15 या 20 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं कॉलेज से जब घर वापस आई ना, तो मम्मी ना वरांडे में बैठी हुई थी और उनके हाथ में ना एक लंबा सा लेटर था, तो वो मेरा ही वेट कर रही थी। और जैसे ही मैंने गेट खोला ना, मम्मी कहती है बिला देख तेरे लिए क्या आया है, ये कुछ तो आया है, आर्मी कुछ, मतलब आर्मी की तरफ से कुछ आया है। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या आया है, मतलब उनको तो विश्वास ही नहीं था कि मैं क्लियर कर लूँगी, क्योंकि कुछ नया चीज़ था ना। तो मैंने खोला लेटर और वो अपॉइंटमेंट लेटर था कि मतलब मैं सिलेक्ट हो गई थी। इतने लाखों लड़कियों में से जो 25 लड़कियां थी जो सिलेक्ट हुई थी, उसमें मेरा भी नाम था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने वो पढ़ा कि मुझे ओटीए ज्वाइन करना है मार्च में। इतनी खुशी हुई, थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसे ही मतलब मैं कितनी बार पढ़ा होगा मैंने वो लेटर कि मैं सच में ये पढ़ रही हूँ, ये सच है क्या। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और इतनी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल लाइफ में मैंने जो जिन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जितनी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया ना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया ये मेरे एसएसबी क्लियर करने में। तो एनीवेज एसएसबी मेरा क्लियर हो गया। घर में सब बहुत खुश थे। मेरी नानी खुश नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कैसे करेगी ये लड़की ट्रेनिंग, इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। लेकिन एनीवेज बाकी सब बहुत खुश थे। मैं तो खैर कुछ ज़्यादा ही खुश थी और कुछ नया था ना। देखिए, देहरादून में से उस समय हम 3 लड़कियां थी, केवल पूरे देहरादून में से 3 लड़कियां थी जो सेलेक्ट हुई थी।
OTA में ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। एक तो मैं, एक किरण जिसको कि आप कई बार मेरे व्लॉग में मिल चुके हैं, एक रितु सिंह भी मेरी स्कूल में मेरी क्लासमेट रही है और SSB हमारे साथ नहीं किया था। किरण और मैं सेम SSB से हैं, इलाहाबाद SSB से। रितु का अलग SSB था, लेकिन हम तीनों का सेम ट्रेनिंग के लिए सेम उसके लिए सिलेक्शन हुआ। तो देहरादून में से उस समय केवल 3 लड़कियां थी जो चुनी गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। मेरे कॉलेज में तो मेरी फोटो भी टांगी गई थी और मेरे स्कूल में भी कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब हमारे स्कूल में से, हमारे कॉलेज में से एक लड़की का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत प्राउड मोमेंट था सबके लिए। एनीवेज डेट आ गई थी और उसमें सारे जो लेटर था उसमें सारे चीज़ें बताई गई थी कि क्या क्या सामान लाना है, कब ज्वाइन करना है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी, कैसे होगा, सब कुछ लिखा गया था। तो मार्च में मैंने OTA ज्वाइन कर लिया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। और तब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग बहुत टफ थी क्योंकि हमें उस तरह की ट्रेनिंग की आदत नहीं थी। मतलब स्पोर्ट्स में भले ही मैं काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग आर्मी आपको देती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। तो शुरू में तो बहुत लगता था कि कैसे होगा, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग यूज्ड टू होते गए, उस ट्रेनिंग में हम भी ढलते गए और हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से उस ट्रेनिंग को पूरा किया। और फिर वो दिन आ गया जबकि हम आर्मी ऑफिसर्स बन गए, जब हम कमीशन हो गए अगस्त 1993, जबकि मेरे कंधों पर आर्मी ऑफिसर का स्टार लग गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी पिपिन की, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। और मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा जब वो मेरे कंधों पर स्टार लगा रहे थे। तो उस दिन को जब भी याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। तो अभी तो एक सपना जैसा लगता है कि सच में, मतलब मैंने इतना अच्छा सफ़र जो मेरा रहा ना जिंदगी का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी जर्नी के बारे में सोचती हूँ ना। एनीवेज फिर हम कमीशन हो गए और फिर हम अपनी अपनी अलग अलग यूनिट्स में चले गए। और क्योंकि ये बहुत हमारा इनिशियल बैच था, हम सेकंड बैच से थे। तो और आर्मी जो थी उस समय मेल डोमिनेटेड एरिया था। मतलब उस समय आर्मी वुमेन ऑफिसर्स उस समय तक मतलब एक फर्स्ट बैच जो था वो सीधा वायस के लिए चला गया था। तो हमारा बैच जो था वो पहला बैच था जिन्होंने कि डायरेक्टली यूनिट को ज्वाइन किया था। तो उनके लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। तो थोड़ा टाइम लगा सबको एडजस्ट होने में, उनको हमसे एडजस्ट होने में और हमको उनसे एडजस्ट होने में। लेकिन हम सब ने अपने आप को प्रूव किया, हमने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। और मैंने जो स्कूल में जो मेरा स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो शौक था ना, वो आर्मी में आकर भी कंटिन्यू रखा। और मैं इस बात के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ आर्मी की। मैंने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और एक सबसे लंबा एक्सपीडिशन जो मैंने किया वो था हिमेक्स एक्सपीडिशन 1995 में। उसमें मैंने 1 महीने की ट्रैकिंग की जो कि शुरू हुई थी लेह से और ख़त्म हुई थी कुमाऊं में। और जब कुमाऊं में हमारी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन ख़त्म हुई 1 महीने के बाद, वहीं से मैंने की साइकिल एक्सपीडिशन कुमाऊं से लेकर दिल्ली तक। वो 21 दिन की थी। 21 दिन के बाद जब हम दिल्ली पहुंचे, उसी दिन सेम डे फिर मैंने किया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन दिल्ली से लेकर सिकंदराबाद तक। तो ये मेरा एक्सपीडिशन बहुत लंबा एक्सपीडिशन था, 5 महीने का एक्सपीडिशन था। और मैं अकेली लड़की थी, मैं अकेली लेडी ऑफिसर थी जिसने तीनों एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो इसके लिए मुझे ब्रिगेडियर ओबेरॉय ट्रॉफी मिला था। मतलब उस ट्रॉफी के लिए मुझे मेरा नाम दिया गया और मैं सिलेक्ट भी हो गई, तो मुझे वो ट्रॉफी मिला था। और ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। ब्रिगेडियर ओबेरॉय ट्रॉफी जो है वो उस ऑफिसर को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटी में कुछ अलग करते हैं, कुछ बहुत अच्छा करते हैं। तो 1995 में ब्रिगेडियर ओबेरॉय रोलिंग ट्रॉफी मुझे मिला। उसका फोटो मैं यहाँ लगा रही हूँ। और बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था जब मेरे डीजी ने मेरे हाथ में वो ट्रॉफी पकड़ाई। तो बहुत खुशी हुई अपना ये अचीवमेंट देखकर। और इसी एक्सपीडिशन के लिए फिर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी मिला। मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए। तो देखिए, ये है मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड जो कि मुझे 1995 में मिला था मेरे उच्च स्तर के सेवा के लिए, आर्मी में उच्च स्तर की सेवा के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था।
तो आर्मी में मेरी जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आर्मी से, और आज मैं जो भी हूँ, जो भी कॉन्फिडेंस मुझ में है, जिस लेवल पर भी आज मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आर्मी ट्रेनिंग को जाता है। सो आई ओ अ लॉट टू आर्मी। और मेरा हस्बैंड भी मुझे आर्मी की बदौलत ही मिला। मेरी सेकंड पोस्टिंग थी सागर, दिल्ली के बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग थी सागर, जहाँ की मैं अभिजीत से मिली थी और फिर हमारी शादी हुई थी। ये हमारी पहली मुलाकात की फ़ोटो है। तो बस काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और हमारे टाइम में परमानेंट कमीशन नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे परमानेंट कमीशन भी हो गया। और अब जब मैं लेडी ऑफिसर्स को सीओ बनते हुए देखती हूँ ना, यूनिट को कमांड करते हुए देखती हूँ, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है ना। भले ही हमें वो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बैचेस ने, जो फर्स्ट 4 बैचेस थे, उन्होंने ये आने वाले बैचेस के लिए एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते में चलकर कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है। लेडी ऑफिसर्स बहुत अच्छा कर रही हैं, और काफ़ी सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो कमांड कर रही हैं, जो यूएन मिशन पर जा रही हैं, जो स्टाफ कॉलेज कर रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। और जो आ रही हैं, जो अब तो एनडीए में भी शुरू हो गया है इंडक्शन लड़कियों का, और जो ये फर्स्ट बैच है वो शायद पास आउट भी होने वाला है बहुत जल्दी। तो बहुत 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 प्राउड फील होता है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत अच्छा करें, हर फील्ड में अच्छा करें, और उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो सक्षमता है कि वो लड़कों के बराबर ही उनसे कंधों से कंधा मिलाकर हर काम कर सकती हैं, जो भी वो चाहे वो कर सकती हैं। अच्छा, मैंने आप सभी को अपनी स्कूल लाइफ के बारे में, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, अपनी आर्मी लाइफ के बारे में तो बता दिया, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आर्मी छोड़ने के बाद मैंने क्या कारनामे किए। तो आर्मी छोड़ने के बाद भी मेरा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का कीड़ा था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद तो वो और ज़्यादा जाग गया। एक्चुअली आर्मी छोड़ने के काफ़ी टाइम बाद मैं जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती थी वहाँ मैं उनके साथ जाती थी। और मैंने आर्मी छोड़ने के बाद टीचिंग किया है, काफ़ी टाइम तक मैंने टीचिंग की है, काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाया है। और टीचिंग करने के साथ साथ फिर मुझ में मैराथन दौड़ने का कीड़ा जाग गया, और ये कीड़ा जागा मुझ में 2013 से। तो 2013 में मैंने अपना पहला मैराथन दौड़ा था 10 किलोमीटर का। और उसके बाद 2013 से लेकर 2021 तक मैंने 150 से ऊपर मैराथन्स किए हैं। और मैंने 5 किलोमीटर भी किया है, 10 किलोमीटर रनिंग भी की है, 21 किलोमीटर रनिंग भी की है, 42 किलोमीटर रनिंग भी की है, और 50 किलोमीटर रनिंग भी की है। और उनके सबके फोटोग्राफ्स, मैं कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे डाल रही हूँ। और मैं इंडिया की सबसे पहली बेयरफुट रनर हूँ, मतलब मैं जूते पहनकर, शूज़ पहनकर नहीं दौड़ती हूँ, मैं नंगे पैर दौड़ती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे मैराथन्स किए हैं, काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ भी जीते हैं। उनके फ़ोटोज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करें। तो ये सामने जो मेरे वॉल है ना, यहाँ पे मेरे सारे ये रनिंग के मेडल्स हैं, रनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, रनिंग की ट्रॉफीज़ हैं, दिखाती हूँ आपको, रुकिए। तो देखिए, ये सारे मेरे मैराथन के मेडल्स हैं, और ये 150 से ज़्यादा मेडल्स हैं। और मैंने कई सारी ट्रॉफीज़ भी जीती हैं जब मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हूँ मैराथन में। तो ये सारी वो ट्रॉफीज़ हैं, और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास, ये देखिए। और ये मेरे नाम पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। मैंने आँखों में पट्टी बांध के भी दौड़ा है। और ये देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे। तो ये मेरी मैराथन की जर्नी इस वॉल में आपको दिख जाएगी, पूरे वॉल में।
सो गाइज, कैसी लगी आपको ये फोटोज, कैसी लगी आपको ये वीडियोस? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। और जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, कहीं अगर मैं थोड़ा बहुत भी उनको इंस्पायर कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जिनका ये क्वेश्चन था, जो काफ़ी टाइम से कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि अपने बारे में और बताइए, तो उनको आज ये पूरा मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए, मेरा व्लॉग आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।